चिकन फ्राई बेचने वाली सास बहू। मीरा की शादी विकल्प से हुई थी और वो अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर कहती है, मम्मी जी, पापा जी, खाना खाकर बताइए ना, मैंने गाजर का हलवा और चिकन फ्राई बनाया है। वो क्या है ना, मुझे बहुत दिनों से खाने का मन कर रहा था, इसलिए बना दिया। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, वैसे मेरा भी यही खाने का मन था। चलो अच्छा है बहू, आज मैं तेरे दोनों हाथ का स्वाद चख लूंगी। ठीक है मम्मी जी। मीरा सबको खाना परोस देती है। खाने के बाद सभी कहते हैं, ओहो, मजा आ गया, मेरी बीवी ने चिकन फ्राई बनाया है आज तो। हाँ। अरे वाह बहू, आज से पहले मैंने इतना बढ़िया चिकन फ्राई कभी नहीं खाया। ये ले बहू, मेरे कान के झुमके शगुन के हैं, संभाल कर रखना। हाँ, बहू बहुत स्वादिष्ट बनाया है। देख बेटा, हम तो गरीब हैं, इसलिए तुझे मैं सिर्फ 101 रुपए ही दे सकता हूँ। कोई बात नहीं पापा जी, आशीर्वाद किसी भी रूप में मिले, बस आशीर्वाद दीजिए। कुछ देर बाद विकल्प अपने कमरे में मीरा के साथ होता है तो उसके बालों में गजरा लगा देता है। तभी वो खुशी से कहती है, शुक्रिया विकल्प जी, आप तो बहुत अच्छे, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। मुझे पता था तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा, और सच बताऊं, अब तो मेरा दिल तुम पर और आ गया है। वक्त बीतता है। मीरा घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी संभालती है और आए दिन जब भी घर वालों का मन करता है तो वह चिकन फ्राई बनाया करती थी। ऐसे ही एक शाम रेवती बोलती है, सुनिए, जरा मुझे 300 रुपए देना। क्यों भाई, तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए? वो क्या है ना, मुझे बहू से आज चिकन फ्राई बनवाना है। उसके हाथ का कब से खाया नहीं मैंने, बहुत मन कर रहा है। अरे इतना खाने की क्या जरूरत है, अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने चिकन फ्राई बनवाया था और इतनी तादाद में चिकन बनवाया था कि अगले दिन भी चिकन खाया तुमने, अब फिर से? अरे तो क्या हो गया, कौन सा मैं अकेला खाती हूँ, दे नहीं सकते थोड़े पैसे? लो पकड़ो, खाओ चिकन फ्राई। ये कहते ही अपनी बहू से चिकन फ्राई बना लेती है। वहीं रविवार आता है तो मीरा कहती है, अरे आज तो संडे है, आज मैं अपना फेवरेट चिकन फ्राई खाऊंगी। सुनिए विकल्प, आप मार्केट से आओ तो चिकन लेते हुए आना। क्यों जी, किस खुशी में चिकन लेकर आना है? अभी 2 दिन पहले मम्मी ने तुमसे चिकन बनवाया, फिर से? हाँ तो क्या हो गया, मम्मी जी ने बनवाया था ना उस दिन, उनका मन था, आज मेरा मन है। वैसे भी मैं हर संडे को सिर्फ चिकन फ्राई खाती हूँ, आप चुपचाप से लेकर आ जाइए, क्योंकि मैं कुछ और नहीं बनाऊंगी आज। एक बात बताओ, पैसे का पेड़ पर लग रहा है? वैसे भी मेरे गिने चुने पैसे आते हैं, उन सब का भी तुम हर हफ्ते चिकन फ्राई बनवाओगी तो मेरा तो दिवाला ही निकल जाएगा। देखिए, दिवाला निकले या होली, पूरी करनी पड़ेगी आपको मेरी हर बोली, वरना पिला दूंगी आपको दूध में मिलाकर जमाल घोटे की गोली। अच्छा बेटा, शायरी की धमकी, चलो ठीक है, अब ले आऊंगा। ये अब मैं बनाऊंगी चिकन फ्राई। इस तरह दोनों सास बहू को जब भी चिकन फ्राई खाने का मन करता तभी वह अपने अपने पतियों से चिकन मंगवाती, पर घर का खर्च भी अब चल नहीं पाता था। घर की स्थिति डगमगा चुकी थी। दूसरी तरफ विकल्प की नौकरी छूट गई थी। 3 दिनों से मीरा को बेवकूफ बनाकर घर से बाहर यूं ही घूम रहा था। चौथे दिन मीरा कहती है, देखिए बहुत दिन हो गए, इस बार आपने मुझे पैसे ही नहीं दिए, पैसे कब लाएंगे, दीजिए ना। वो मैं मीरा, आज शाम को मैं पैसे हर हालत में ले आऊंगा। मैंने मीरा को बोल तो दिया, लेकिन मैं पैसे लेकर कहाँ से आऊंगा? लाऊंगा, चाहे मुझे चोरी ही क्यों न करनी पड़े, मैं लेकर जरूर आऊंगा। इतना कहकर विकल्प घर से निकल जाता है और अपने मालिक के पास जाता है। उसे अपने बचे हुए पैसे मांगता है। उसका मालिक सबको पैसे बांट रहा था पर उसे नहीं देता। तभी विकल्प उससे कुछ पैसे छीनकर घर आता है। इस बात से उसका मालिक गुस्से में आ जाता है और पुलिस में उसकी रिपोर्ट करवा देता है। विकल्प मीरा को पैसे देता ही है कि पुलिस आ जाती है। यहाँ विकल्प कौन है, सामने आओ। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? यहीं पर हैं वो। जी हाँ, मैं उन्हें अरेस्ट करना है, चोरी और फ्रॉड के जुर्म में। ये रहा, लेकर चलो। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। अरे आपको कोई गलत फहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब। तू ही है ना विकल्प? जी मैं ही हूँ, पर ये सब झूठे इल्जाम हैं। बस मैंने उनसे अपना पैसा लिया था, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया। सभी चोर ऐसे बोलते हैं, चल वरना तुझे थाने में घसीटूंगा। विकल्प आप परेशान मत होइए, मैं ये सारे झूठे इल्जाम आपसे हटवा कर ही रहूंगी। तभी पुलिस उसे ले जाती है। विकल्प जेल में पड़ा था, वहीं घर की हालत तंगी हो गई थी। भानु प्रताप का काम भी ठप हो गया था। अब घर में कंगाली छा गई थी। क्या अब सास बहू मिलकर घर का खर्च चला पाएंगे? क्या विकल्प जेल से छूट पाएगा? आखिर घर की ऐसी परिस्थिति में दोनों कौन सा कदम उठाने वाले थे? जानने के लिए कहानी के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं। शाम को तभी मीरा कहती है, माँ जी, हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा?
पापा जी का काम भी नहीं बचा और विकल्प भी जेल में है। घर चलाने के साथ उन्हें जेल से भी छुड़ाना है। उनकी जमानत के लिए गई थी तो उन्होंने बदले में कुछ पैसे मांगे हैं। बहू, मुझे लगता है अब तुझे अपने हुनर को बाहर लाना चाहिए। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। मैं ये बोल रही हूँ कि तू चिकन फ्राई बेचना शुरू कर दे। तू बहुत अच्छा खाना बनाती है। तू देखना, लोगों की भीड़ लग जाएगी और एक प्लेट हम 100 रुपए की दिया करेंगे। और जहां तक पैसों की बात है तो मैं किसी से थोड़े पैसे उधार ले लूंगी, फिर हम चुका देंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है माँ जी। अगले दिन से दोनों सास बहू चिकन फ्राई का ठेला लगा लेते हैं। तभी चिकन फ्राई की खुशबू से ही लोग उसकी ओर खींचे चले आते। अरे बहन जी, जरा एक प्लेट मुझे भी चिकन फ्राई देना। अरे बहू, जल्दी से इनकी प्लेट लगा। ये लीजिए भैया, खाकर बताइए कैसा बना है। अरे जरा मुझे भी चिकन फ्राई देना, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये लीजिए, आप भी लीजिए। ये कहकर मीरा उन्हें चिकन फ्राई दे देती है। तभी खाकर वो कहते हैं, अरे वाह वाह वाह, ये चिकन फ्राई में तो बहुत ज्यादा टेस्ट है। इतना टेस्टी कभी नहीं खाया। सही बोला, ऐसी चिकन फ्राई तो मेरी मम्मी बनाया करती थी। पहले ऐसा करिए, 2 प्लेट पैक कर दीजिए, मैं अपनी मम्मी को भी खिलाऊंगा, तो वो आपसे खुश हो जाएंगी। जी शुक्रिया शुक्रिया। ऐसे ही दोनों सुबह से शाम तक अच्छा खासा चिकन फ्राई की कमाई कर लेते हैं और जब कमाई गिनते हैं तो कहते हैं, देखा बेटा, मैंने कहा था ना कि तेरी चिकन फ्राई की दुकान अच्छी चलेगी। सोच, एक दिन की इतनी है तो आने वाले दिनों में हमारे कितना लाभ होगा। वो तो है माँ जी। लगता है मेरी बहू के हाथ का चिकन फ्राई सबको पसंद आ गया। अरे कमाई अच्छी हो गई है। ये तो सही कहा पापा जी आपने। ऐसे ही सास बहू अगले दिन भी चिकन फ्राई की दुकान लगाती हैं और उनकी बहुत अच्छी कमाई होती है। एक हफ्ते में सास बहू चिकन फ्राई बेचकर इतना पैसा कमा लेती हैं कि विकल्प की थाने से जमानत कराकर ले आती हैं और उसे अपनी दुकान के बारे में बताती हैं। तो विकल्प कहता है, अरे बहुत अच्छा मीरा, तुमने तो मेरे पीछे अच्छे से घर को संभाल लिया। जी, किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही थी। अब से तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हाथ बटाऊंगा दुकान में। ये तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ बेटा ही क्यों, मैं भी करूंगा। हम चारों मिलकर चिकन फ्राई बेचेंगे। सास बहू पर अब तो पैसे थे ही, इसलिए वह एक और ठेला खरीद लेते हैं और मीरा अपने हाथ से चिकन फ्राई बना दिया करती थी, जिसे एक दुकान पर भानु और विकल्प बेचते थे, दूसरी ओर सास बहू मिलकर चिकन फ्राई बेचती थी। इससे उनका कारोबार और बढ़ता है और वह खुशी खुशी रहने लगते हैं। शॉपिंग करने वाली सास बहू। सासू माँ, ये देखिए, मीशो पर एकदम ट्रेंडी एक्सपेंसिव साड़ियों की सेल लगी हुई है। मैंने तो अपने लिए सिल्क की साड़ी ऑर्डर की है, जिसकी कीमत महज 10,000 है। अरे बहू, ये क्या बात हुई, अकेले अकेले शॉपिंग कर ली, अपनी सास को बताया तक नहीं। मेरी भी सभी साड़ियाँ पुरानी हो गई हैं, मेरे लिए भी एक सॉफ्ट सिल्क की साड़ी ऑर्डर कर दे। अरे तुम भी तो पुरानी हो गई हो मोहतरमा। सोफे पर बैठे सतवीर की ये बात सुनकर प्रेरणा गुस्से से बोलती है, हम सास बहू की शॉपिंग की चर्चा में आपकी चोचलेबाजी का कोई काम नहीं। चुपचाप से अखबार पढ़ लो, वरना अगर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया तो कल अखबार की सुर्खियों में तुम्हारा ही नाम शुमार ना हो। दोनों के बीच बहस चल ही रही थी कि विवेक आकर कहता है, माँ आप फिर सवेरे सवेरे शुरू हो गई। पूरी सोसाइटी में सिर्फ हमारे ही अपार्टमेंट की आवाज गूंजती है। बेटा, मुझे समझाने से भला अपने इस बुढ़ऊ बाप को समझा। बुढ़ापे के साथ साथ इनकी बकैती भी बढ़ती जा रही है। अरे जब बढ़ते बुढ़ापे में तुम्हारी शॉपिंग के शौक बढ़ सकते हैं तो मेरी बकैती क्यों नहीं बढ़ेगी। पिताजी एकदम सही कह रहे हैं। सोसाइटी के सभी के घरों में सुबह सवेरे संगीत की गूंज होती है, मगर आप दोनों सास बहू सवेरे से सांझ तक सिर्फ शॉपिंग 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 किए रहती हैं। औरतों का श्रृंगार सिर्फ एक चुटकी सिंदूर तक सीमित नहीं होता। उन्हें सुंदर दिखने के लिए सैकड़ों चीज की जरूरत पड़ती है, जैसे सुंदर साड़ियाँ, महंगे मेकअप। अगर हम सास बहू शॉपिंग नहीं करेंगी तो हमारा 16 श्रृंगार कैसे पूरा होगा। बहू रानी, शॉपिंग के साथ साथ सेविंग भी जरूरी है। उम्मीद है तुम सास बहू को समझ में आ जाए। ये कहकर दोनों बाप बेटे दफ्तर के लिए रवाना हो जाते हैं और दोनों सास बहू सोफे पर पसरकर कहती है, उफ, ये टिपिकल पति, जब देखो पैसा 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 करते रहते हैं। जस्ट चिल पिल सासू माँ, पापा जी और इनके सैकड़ों सलाह के बाद भी हमारी शॉपिंग का सिलसिला बंद थोड़ी होगा। ये कहकर दोनों सास बहू जोर शोर से ठहाके मार कर हंसने लगती है। शाम को सतवीर और विवेक घर लौट कर आते हैं, जहाँ सतवीर कहता है, प्रेरणा, ये 5 लाख रुपए हैं, ये पैसे लॉकर में रख दो। जब मुझे इसकी जरूरत लगेगी मैं तुमसे मांग लूंगा। पैसे देखते ही प्रेरणा के मन में शॉपिंग की होड़ मच जाती है और अगले दिन जैसे ही सतवीर और विवेक घर से रवाना होते हैं, पाखी कहती है, सासू माँ, घर में बैठे बैठे बोरियत सी हो रही है। हाँ बहू, सही कह रही है तू, सारा दिन घर में बैठे बैठे बेमन हो जाते हैं। सासू माँ, क्यों ना हम दोनों शॉपिंग करने चले।
सैर की सैर हो जाएगी और शॉपिंग की शॉपिंग। हाँ बहू, वैसे भी ऑनलाइन शॉपिंग करने के कारण हम दोनों पिछले 2 सप्ताह से शॉपिंग करने बाहर नहीं गए। प्रेरणा लॉकर में रखे सतवीर के सारे पैसे निकाल लेती है, जिसके बाद दोनों सास बहू शॉपिंग का सफर शुरू करती हैं। कुछ घंटों बाद, माँ जी ये रही हमारी मंजिल। DLF मॉल दिल्ली का सबसे मशहूर और सबसे महंगा मॉल है। शॉपिंग के लिए इस मॉल का नाम बेहद शुमार है। अरे अब तो मेरे पाँव नहीं ठहर रहे, चलकर शॉपिंग करते हैं। जैसे ही दोनों सास बहू मॉल के अंदर घुसती हैं, चारों ओर अलग अलग खानों में ग्रोसरी से लेकर श्रृंगार का सैकड़ों सामान शुमार होता है। सचमुच बहू, ये शॉपिंग मॉल तो बेहद सुंदर है। अरे बहू जरा बता तो, ये साड़ी मेरे ऊपर कैसी लग रही है? सासू माँ, इस सिल्क साड़ी में आप एकदम चकाचक लग रही हैं। इसे पैक कर दो। इसके बाद दोनों सास बहू आगे की ओर बढ़ती जाती हैं, जहां पाखी की नजर मेकअप प्रोडक्ट पर पड़ती है। सासू माँ, मेरा मेकअप किट बहुत पुराना हो गया, अब मुझे ये नायका का मेकअप प्रोडक्ट चाहिए। बहू आराम से शॉपिंग कर, तेरी सास के पास पूरे 5 लाख रुपए हैं। सांझ तक भी शॉपिंग करेंगे तो भी शायद खत्म ना हो। वैसे भी ये शॉपिंग ही तो हम सास बहू का शौक है। दोनों सास बहू सैकड़ों चीजों की शॉपिंग करने में सारे पैसे उड़ा देती हैं और देर रात घर आती हैं, जहां उनके पति सोफे पर बैठे उनकी राह देख रहे थे। उनके हाथों में शॉपिंग के सैकड़ों बैग्स देखकर सतबीर कहता है, शाबाश, एक सवेर की गई तुम दोनों शॉपिंग करके अब घर आ रही हो। हमारे लाख समझाने के बावजूद भी तुम दोनों सास बहू के सर से शॉपिंग का नशा कम नहीं हो रहा। खैर, कल जो पैसे तुम्हें दिए थे जल्दी से वो पैसे दे दो। सतवीर के मुंह से पैसे की मांग सुनकर दोनों सास बहू एक दूसरे की सूरत निहारने लगती हैं। पैसों की बात सुनकर आप दोनों का चेहरा क्यों पीला पड़ गया? वो बेटा, सारे पैसे तो शॉपिंग में खर्च हो गए। क्या हुआ? तुम दोनों सास बहू ने शॉपिंग के पीछे पूरे 5 लाख रुपए पानी की तरह बहा दिए। अरे ऐसे क्यों बिगड़ रहे हो? हम दोनों सास बहू कौन सा फिजूल खर्च करके आ रही हैं? उन पैसों से ही तो हमने शॉपिंग का सारा सामान खरीदा है। आप दोनों जानती भी हैं, वो 5 लाख रुपए मेरे और पिताजी के महीने भर की कमाई थी। शायद आप दोनों को हमारी मेहनत का मोल इसलिए नहीं समझ आ रहा क्योंकि आप दोनों को गरीब की तरह मौसम की मार नहीं झेलनी पड़ती। इनफ विवेक, अरे हम सास बहू की शॉपिंग न होकर स्यापा हो रहा है। अरे शॉपिंग हम सास बहू का शौक है, चंद रुपए के लिए बखेड़ा बना दिया आप दोनों ने। बस बहुत हो गया तुम्हारा। पैसों की अहमियत क्या होती है ये तुम दोनों सास बहू को हम समझाते हैं, चलो हमारे साथ। दोनों दंपति उन्हें साथ लेकर सड़क पर रुकते हैं, जहां गोपाल नाम का एक बच्चा भीख मांग रहा था। साहब 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 सुनो, मुझ पर तरस खाओ, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, कुछ दे दो। देखो उस यतीम भूखे बच्चे को, पैसों की तंगी के चलते उस बच्चे का चेहरा भूख से कैसा मुरझा चुका है। उसके पास एक दाना खरीदने का भी दाम नहीं जिससे कि वो अपने पेट की आग बुझा सके। इसके पश्चात वह चारों कुछ दूरी तय करके एक मंदिर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। देखो माँ, देखो पाखी, ये सारे गरीब भिखारी हैं जिनका ना कोई अता पता है न ठिकाना। इनकी भूख अमीर लोगों की भीख पर आश्रित है। एक पहर पेट भरना भी इनके लिए पहाड़ जैसा है। जिस रोज इन्हें भीख में भोजन नहीं मिलता, ये बेचारे पानी पीकर पेट भरते हैं। अंत में चारों गरीब की बस्ती में आते हैं। ये देखो, इस बस्ती में उन पिछड़े लोगों का बसेरा है जिनकी महीने भर की पगार मुश्किल से 5,000 रुपए होती है। तभी सामने से चली आ रही एक गरीब औरत, जिसकी साड़ी और सूरत उसके घनघोर गरीबी को चीख चीख कर बता रही थी, उसे रोककर कहता है, अरे चाची जरा ठहरो, आप इतनी देर रात पैदल कहाँ जा रही हैं? खरीदारी करने साहब। बस्ती के बाहर एक मंडी है, 10 बजे के बाद वहाँ सब्जी बड़ी सस्ती मिलती है। मगर चंद पैसे के लिए इतना सफर क्यों करना? साहब, चंद पैसे के कारण अक्सर हम गरीबों की इज्जत चली जाती है। बस इसी खौफ के सताव के चलते पैदल सफर तय करते हैं। पाई पाई जोड़कर ही हम गरीबों की जरूरतें पूरी हो पाती हैं। कंचन के सच्चे स्वर सुनकर सास बहू की आंखें आंसू से भर जाती हैं। हमें माफ कर दो जी, ये घनघोर गरीबी देख हम समझ चुकी हैं कि जीवन का चक्र पैसों से जुड़ा है। सारी गलती तो सरासर मेरी है सासू माँ, मैंने ही आपको महंगे शॉपिंग का शौक का आदि बना दिया। मगर अब हम सुधर गई हैं। हम भविष्य में फिर कभी महंगे मॉल में शॉपिंग नहीं करेंगे, सस्ते बाजार से ही खरीदारी करेंगे। गरीबों का जीवन सास बहू को झकझोर कर रख देता है। उस दिन के बाद से उनके महंगे शॉपिंग का सिलसिला समाप्त हो जाता है। वो सास बहू कोसों दूरी का पड़ाव पैदल पार करती हुई एक सास की 5 विधवा बहू। मानिकपुर गांव में रहने वाली मंजुला के 5 बेटे थे। उसका पति शोभनाथ पेशे से एक कपड़ा व्यापारी था। कुछ वर्षों पहले शोभनाथ का स्वर्गवास हो गया। समय के साथ मंजुला के सभी बेटे सयाने हो गए और उन्होंने अपने पिता के सीमित कपड़ों के कारोबार को बड़े उद्योग के कारखाने में शुमार कर दिया। पूरे गांव में उन्हीं के चर्चे हुआ करते थे।
अरे मंजुला के पांचों बेटों ने मिलकर उसका तो मान ही बढ़ा दिया है। पहले तो पिता के छोटे मोटे कारोबार को इतना फैलाया और उसी कमाई से इतना चौरस घर खड़ा कर दिया। 100% सच कहत गोपाल भाई। इतना अमीर रईस होवे के बजाय भी रत्ती भर का भी अहंकार नहीं मंजुला के मन में। जरूर पिछले जन्म में ये बहुत पुण्य किए होगी, तब ही जाके ये घोर कलयुग में इका 5 पांडव पुत्र का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये तो रहे लोगों के विचार। आइए एक नजर मंजुला के सोचने के नजरिए पर प्रकाशित करते हैं। अरे मेरे 5 पांडवों, जरा यहाँ तो आना। माँ, कारखाने पर जाने के लिए देरी हो रही है, सांझ को बात हो सकती है। अरे काम काज के प्रति इतना भी क्या मशरूफ हो गए हो तुम लोग, जो पल भर के लिए अपनी माँ के पास नहीं बैठ सकते। राजेश भैया, आप माँ की बात सुन लो, हम चारों भाई कारखाने जा रहे हैं। अरे ठहरो, मुझे तुम 5 से बातचीत करनी है। ये तस्वीरें देखो, मैंने इन लड़कियों को तुम 5 भाइयों के लिए पसंद किया है। सभी खानदानी और रईस घराने की हैं। ऐसा सुनकर 5 भाई एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं और प्रीतम कहता है, माँ, ऊपर वाले की दया से आपके 5 बेटे अपने पैरों पर खड़े हैं। शुरुआत से हम 5 भाई की सोच रही है कि हम किसी गरीब की बेटी का हाथ थामे। प्रीतम सही कह रहा है। अरे बौरा गए हो तुम 5। अगर मैं किसी गरीब की बेटियों को ब्याह कर लाऊंगी तो लोग सैकड़ों बातें बनाएंगे। गरीब अमीर का कोई मेल नहीं। माँ, आपको जमाने की पड़ी है। जरा सोचिए, किसी गरीब की बेटियों का हाथ थामने से एक पिता को साहूकार का कर्जदार नहीं होना पड़ेगा। अपने 5 बेटों की बातें सुनकर मंजुला भावुक हो जाती है और कहती है, अरे ठीक है, अब बस भी करो। जब देखो 5 मिलकर पांडवों की तरह पाठ पढ़ाते हो। गरीब की बेटियों का ही बसेरा बनेगा यहाँ। खुश। मंजुला अपने बेटों के ब्याह के लिए रिश्ते तलाशने लगती है। उसकी ये तलाश रामपुर गांव में रहने वाले गरीब भीमा की 5 बेटियों अनु, जूही, भार्गवी, संजना और मालविका पर खत्म होती है। बड़े ही धूमधाम से मंजुला अपने 5 बेटों का ब्याह रचाकर 5 बहुएं घर लाती है। मेरी 5 बहू, इस अक्षत कलश को अपना दाहिना पांव लगाकर गृह प्रवेश करो। थोड़ी देर में रस्में शुरू होती हैं, जहां झुमरी कहती है, अरे मंजुला, हम सब तो सोच रहे कि तुम जो इतना अमीर हो तो जरूर कोनो बड़े की बेटी के बहू बनाओगी, मगर तुम्हारी 5 बहू है तो बड़ी गरीब हैं। लगता है बेचारियों का बाप बड़ा गरीब था, तभी तो कुछ भी दान दहेज न दे सका। झुमरी की बातें 5 बहुओं को झकझोर कर रख देती हैं, मगर सब कुछ इतने पर भी खत्म नहीं होता। झुमरी के जाते ही मंजुला अपनी बहुओं की गरीबी का बुरा बखान करते हुए कहती है, जाने कैसा भिखारी बाप है इनका। अरे पाव भर मिठाई भी संग नहीं भेज सका। कल सवेरे तक ये झुमरी झूम झूम कर पूरे गांव भर में ढिंढोरा पीट देगी कि मेरी बहू गरीब घर से है। मंजुला की बातें सुनकर उसके बेटे कहते हैं, माँ, अभी हम 5 की पत्नी को आए पल भर भी नहीं हुआ और आप इन बेचारियों को इतना कुछ कह रही हैं। मंजुला की कड़वी बोली उसकी बहुओं के दिलों को अंदर तक भेद रही होती हैं। देखते देखते दिन सप्ताह और सप्ताह महीने भर में बीत जाते हैं। एक सांझ झुमरी मंजुला के पास आती है। अरे मंजुला, गजब हुई गवा। अरे ऐसा भी क्या हो गया है जो तेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं? अरे तुम्हारे बेटों के कपड़े कारखाने में गंभीर आग लग गई है। तुम्हारे 5वें बेटे कर्मचारी समेत ढेर हो गए। ये सुनकर मंजुला कारखाने की ओर दौड़ती है, जहाँ सब कुछ धू धू करके जल रहा होता है। अपने बेटे के जले हुए शव देखकर मंजुला स्तब्ध रह जाती है। बेटों की मौत उसको गहरे सोग में डाल देती है। कुछ दिन बाद हम 5 के पति की मौत का सासू माँ को गहरा सदमा लगा है। उन्हें सदमे से उभरने के लिए हमको कुछ करना होगा। सासू माँ की खातिर वो कपड़ों का कारखाना महज एक कारोबार नहीं, बल्कि माँ जी के खातिर सब कुछ था। सदमे में जाने के चलते सासू माँ शायद पुरानी स्मृतियों में जा चुकी हैं। सासू माँ को शायद इसका भी आभास नहीं कि उनकी 5 बहुएं विधवा हो चुकी हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम 5 बहुएं साथ मिलकर सासू माँ को इस सदमे के समंदर से बाहर निकाल कर ही रहेंगे। इसके खातिर हम उस कारखाने को पुनः खड़ा करेंगे। मंजुला को सोप से बाहर लाने के लिए उसकी 5 विधवा बहुएं हिम्मत और मेहनत के पति बांध कर नए सिरे से शुरुआत करती हैं। हमारे पति जितना भी पैसा छोड़कर गए थे, वो तो कारखाने की बिगड़ी दशा सुधारने में लग गए। अब आगे क्या होगा? उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। मगर कैसे? अरे माँ जी ने हम 5 बहुओं को मुंह दिखाई में सोने के पुश्तैनी जेवर दिए थे। सासू माँ ने वो पुश्तैनी जेवर हमें संभालने को दिए थे। अनु, हम 5 विधवा हो चुकी हैं, पहले ही अपने पतियों को खो चुकी हैं। अगर सासू माँ को सदमे से बाहर लाना है तो इस कारखाने की काया पलट करनी ही होगी, जो बिना पैसे के संभव नहीं। 5 घर आकर अपने गहनों को निकालती हैं और जूही कहती है, अगर जेवर से पूर्ति ना हो तो ये मंगलसूत्र भी मोल में दे देना। इनका अब हम विधवाओं के जीवन में क्या काम।
अगले सवेरे पांचों बहुएं अपनी सास को व्हील चेयर पर कारखाने लेकर आती हैं और पांचों मिलकर पर्दा हटाकर अपनी सास को पकड़ के कारखाने का उद्घाटन करवाती हैं। देखी सासू माँ, हमने उस कारखाने को फिर से खड़ा कर दिया जो खाक में मिल गया था। माँ जी, आपको इस सदमे से हकीकत का सामना करना ही होगा। आखिर अब कब तक आप चुप रहेंगी? एकाएक व्हील चेयर पर बैठी मंजुला अपनी पांचों विधवा बहुओं को सफेद साड़ी में लिपटा देखकर अपनी पलकें झपकाती है। तुमने देखा सासू माँ ने अपनी पलकें झपकाई, शायद माँ जी हमें सुन पा रही हैं। मंजुला का हाथ पांव हिलने लगता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिसके बाद उसकी बहुएं उसे घर ले आती हैं और उसकी खूब सेवा सहाय करती हैं। एक सप्ताह बाद एकाएक मंजुला अपनी कुर्सी पर खड़ी हो जाती है। ये देखकर मंजुला की पांचों बहुओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे देखो बहनों, सासू माँ अपने पैरों पर खड़ी हैं। ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र है जो सासू माँ सदमे से बाहर आ गई। मैं तुम पांचों के प्यार के लायक नहीं। मैंने तुम पांचों पर कितनी ज्यादतियां की है, तुम्हें नीचा दिखाया, मगर तुमने उफ तक नहीं किया। एक बेवा का जीवन कितना बुरा होता है, इस दौर से मैं सालों पहले गुजर चुकी हूँ। अगर तुम पांचों चाहती तो मेरे बेटे के जाने के बाद चली जाती, मगर तुम पांचों ने विधवा होने के बाद भी मेरे लिए इस दहलीज को पार नहीं किया और मुझे सदमे के समंदर से निकाल लाई। एकाएक पूरा गांव मंजुला को बात करते हुए सुनता है और झुमरी कहती है, अरे मंजुला, सारी गलती सरासर हमारी है। अगर हम वो रोज फूट ना डालती तो तुम अपनी पोतहू को प्यार से रखती। वो कहते हैं ना, सच्चे हीरे की परख जौहरी को होती है, और हम तो झुमरी हैं। झुमरी की बात पर पूरा गांव हंस पड़ता है और मंजुला अपनी पांचों विधवा बहुओं को गले से लगाकर कहती है, मेरी प्यारी बहुओं, आज से ये मंजुला सास बनकर नहीं, माँ बनकर अपने बेटों से बढ़कर प्यार रखेगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अक्सर सुख में सभी साथी बनते हैं, मगर जो इंसान आपके दुख दर्द में साझेदारी दिखाए वो खास होता है। मंजुला की पांचों बहुएं पति को खोने के बावजूद भी अंत तक सास के संग बनी रहीं, जो रिश्तों के प्रति उनकी बड़ी प्रीति को दर्शाता है। अमीर और गरीब का लहंगा। अरे गौरी, जल्दी कर, अगर हम इंटरव्यू के लिए 1 मिनट भी लेट हो गए ना तो समझ ले ये नौकरी हमारे हाथ से गई। शुभ शुभ बोल, इतनी खोजबीन के बाद तो एक आसार नजर आया है। गौरी और गीतिका बचपन की 2 सहेलियां हैं। वो दोनों सहेली होने के साथ एक दूसरे की पड़ोसी भी हैं। हाल ही में दोनों ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की है। दोनों इंटरव्यू देने पहुंचती हैं, जहां टेबल पर बैठा हंसराज दोनों की डिग्रियां देखकर कहता है, काम तो मिल जाएगा, मगर आप दोनों को एक समान पोस्ट मिलना पॉसिबल नहीं। गीतिका, आपके काबिलियत को देखकर मैं आपको कारखाने का मैनेजर नियुक्त करता हूं। आपके मार्क्स ग्रेस कम है, आप केवल इस कारखाने के वर्कर की काबिलियत रखती हैं। गौरी के घर की माली हालत बेहद बदतर थी, इसीलिए वो वर्कर के तौर पर भी काम करने के लिए हामी भर देती है। जी सर, मुझे मंजूर है। तो फिर सैलरी भी अभी ही साझा कर देता हूं। गीतिका, आपकी सैलरी प्रतिमाह 25,000 होगी और मिस गौरी, आपकी पगार 5,000 होगी। गौरी मन ही मन बेहद दुखी थी, क्योंकि दोनों ने एक ही विषय से पढ़ाई की थी, मगर दोनों की डिग्री में शुमार एक आधे नंबरों के कारण उनके पद में जमीन आसमान का फर्क आ गया। इस फर्क ने दोनों के बीच अमीरी गरीबी की खाई खड़ी कर दी। दोनों हर एक दिन एक साथ कारखाने में आकर अपना अपना काम निपटाया करती थी। देखते ही देखते 1 महीना पार हो गया और दोनों को पगार मिला। दोनों पैसे लेकर घर आती हैं, जहां गौरी की माँ कांची कहती है, क्या बात है गुड़िया, तेरा चेहरा पीला क्यों पड़ा हुआ है? पगार नहीं मिली क्या? पगार तो मिल गई माँ, मगर जहाँ पगार के रूप में मुझे 5,000 रुपए मिले, वहीं गीतिका को पूरे 25,000 रुपए मिले हैं, मुझसे 5 गुना ज्यादा। बिटिया, सभी के काम और किस्मत भिन्न होते हैं, अब ज्यादा मत सोच। अगली सुबह, अरे गौरी, जल्दी कर, देरी हो रही है। एकाएक गौरी बाहर आती है। ओह गॉड, आज तो हम ज्यादा ही लेट हो गए। एक काम करते हैं, कैब बुक कर लेते हैं, आधे आधे पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, इससे समय से पहुंच जाएंगे। ये सुनकर गौरी अपने कदम पीछे करती हुई हिचकिचाकर कहती है, गीतिका, कैब का किराया देने के लिए मेरी जेब इजाजत नहीं दे रही। 5,000 की पगार घर खर्च चलाने को भी पूरा नहीं पड़ता, तुम जाओ। गीतिका कैब से कारखाने का सफर तय करती है। वहीं बेचारी गौरी को सीमित पगार और चंद सिक्के बचाने के चलते मीलों की दूरी का पड़ाव पैदल ही पार करना पड़ता है। ये पैसे का बल ही था जिसने दोनों के जीवन को अमीरी गरीबी में बदल दिया। सप्ताह, महीने
और महीने साल भर में बदल जाते हैं। गीतिका की बेहतर बड़ी पगार से उसका जीवन फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है, मगर बेचारी गौरी के महीने भर की कमाई पेट पालने में ही चली जाती है, जिसके चलते उसके पास न तो उसके पास सेविंग्स होती हैं, न पगार से एक पाई बचता है। कुछ समय बाद ही दोनों सहेलियों की शादी तय हो जाती है। गीतिका गौरी को अपने घर बुलाती है, जहां गौरी बखान करते हुए कहती है, अरे वाह गीतिका, तुमने अपने पोस्ट से अपने घर की काया पलट ही कर दी। ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे होने वाले पति बहुत बड़े बिल्डर हैं। अरे एक बार में लाखों की कमाई करते हैं। वैसे कांची काकी बता रही थी कि तुम्हारी भी शादी तय हो गई है। क्या करते हैं हमारे होने वाले जीजा जी? उनकी एक परचून की दुकान है और पुश्तों का पुराना घर है, जहाँ पूरा परिवार साथ रहते हैं। मतलब कि तू शादी के बाद भी एकदम सिंपल सी लाइफ जिएगी? तेरा पास्ट और प्रेजेंट दोनों गरीबी बदहाली में बीता है। अरे कम से कम शादी तो पैसे वाले घर में कर। अरे कौन सी लड़की नहीं चाहती कि उसका पति सेटल्ड हो, मगर अमीर परिवार में बेटी ब्याहने के लिए अपने पल्ले भी तो कुछ होना चाहिए। मैंने साल भर जितने पगार में काम किया उससे परिवार चलाना भी दूभर था। ऐसे में अमीर लड़के वालों के लाखों के दहेज का दाम कहाँ से आएगा? गुजरते सप्ताहों के साथ दोनों सहेलियों की शादी का पड़ाव पास आने लगता है। एक सांझ गीतिका गौरी के घर आकर कहती है, गौरी जल्दी से रेडी हो जा, फिर दोनों एक साथ शॉपिंग चलेंगे। अभी? हाँ, अभी आज से। अरे बुद्धू, तेरी और मेरी शादी में सिर्फ 2 दिन का फासला है। अभी से शादी की शॉपिंग करना शुरू करेंगी तो भी शादी के दिन तक भी कुछ न कुछ छूट ही जाएगा शायद। मगर मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। अरे तो तू थोड़ी खरीदारी कर लियो, कम से कम मुझे शादी की शॉपिंग में कंपनी देने के लिए तो चल। देख, मेरे होने वाले पति ने तो शादी से पहले मुझे शॉपिंग के लिए क्रेडिट कार्ड भेजा है। गीतिका गौरी को लेकर एक बड़े से महंगे मॉल में एंट्री करती है, जिसे देख गौरी मन में कहती है, ये मॉल कितना महंगा है और सामान का दाम तो मानो आसमान छू रहा है। अरे गौरी, बता, शादी के बाद ये साड़ी मुझ पर कैसी लगेगी? अरे मगर ये तो बहुत महंगी है। अरे पागल, मेरे पति पैसे वाले हैं, उनका क्रेडिट कार्ड मेरे हाथों में है। ऐसी सैकड़ों साड़ी भी खरीदूं तो भी कोई फर्क नहीं। होने वाले पति की क्रेडिट कार्ड के कारण गौरी बेधड़क होकर सैकड़ों महंगे सामान की शॉपिंग करके कहती है, अरे गौरी, तूने तो कुछ खरीदा ही नहीं। तेरे दोनों हाथ एकदम साफ सपाट है। तू मेरे शॉपिंग बैग्स को बोझ उठाने में हेल्प कर दे। गौरी का मन रास्ते भर घनघोर गरीबी के कारण कचोट रहा था और वो कहती है, जानती हो गीतिका, जितने पैसे से तुमने इस महंगे मॉल में शॉपिंग की है, उतने में गरीब की बेटियों का बड़े धूमधाम से ब्याह हो जाता। गौरी, अब मैं अमीर घराने की बहू बनने वाली हूँ। जितने की मैंने शॉपिंग की उससे ज्यादा तो महंगा मेरा लहंगा है। विवेक खुद मेरा लहंगा लेकर आने वाले हैं। अगले दिन दोनों सहेलियों के ससुराल से उनके शादी के लहंगे आते हैं। पूरा गांव दोनों के लहंगों पर टिप्पणी करता है। अरे, दोनों सहेलियों की शादी एक साथ हो रही है, मगर नसीब तो देखो, जहाँ गीतिका का लहंगा लाखों का है, वहीं बेचारी गरीब गौरी का लहंगा उसकी स्वर्गवासी सास की उतरन साड़ी से बना। बिंदिया, शादी ब्याह भाग्य की बात है। देखना, इन दोनों अमीर गरीब सहेलियों का लहंगा आज शादी की सांझ इनका लिबास बदल देगा। गौरी, कैसा गरीब ससुराल है तेरा, जो एक नया लहंगा भी ना ले सके। वहीं मुझे देख, मेरे ससुराल वालों ने सब्यसाची से मेरा लहंगा डिजाइन कराया है, तभी तो मेरा लहंगा लाखों का है। गीतिका की भौएं घमंड से ऊंची होती देख गौरी कहती है, गीतिका, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे इस लाखों के लहंगे ने तुम्हारे बोलने का लहजा ही बदल दिया है? ये लहंगा मेरे लिए मेरी स्वर्गवासी सास का आशीर्वाद है। भले तुम्हारे लिए इस लहंगे का मोल 1 पैसे का ना हो, मगर मेरी निगाह में इसकी कीमत लाखों से भी ज्यादा है। शादी के उस रोज के बाद से गौरी गीतिका से दूरियां साध लेती है। दोनों की शादी हो जाती है और वो अपने शादीशुदा जीवन की शुरुआत करती हैं। कुछ महीने की मेहनत से गौरी का जीवन फर्श से अर्श पर आ पहुंचता है। एक सांझ, गौरी, मैं कुछ लाया हूँ। अजी, क्या लाए हैं? अरे ऐसे नहीं, आंखें बंद करो। कुछ देर बाद, अब आंखें खोलो। जब गौरी आंखें खोलती है तो उसके सामने सुंदर चमचमाता लहंगा होता है। अरे, ये लहंगा तो बड़ा महंगा लग रहा है। पूरे 5 लाख का पड़ा है। इसमें सोने की तारें जो जड़ी हैं। मगर इसकी जरूरत क्या है? गौरी, शादी के समय मेरा बजट बेहद खराब था, इसलिए मेरे पास महंगा लहंगा खरीदने का दाम नहीं था। इसलिए शादी में तुम्हारा शौक पूरा ना हो सका।
मगर तुमने मेरे जीवन में आकर काया पलट कर दी। आज गौरी के पास गीतिका से भी महंगा लहंगा था, मगर फिर भी उसकी भौहें घमंड से चढ़ी हुई नहीं थी, क्योंकि उसके भीतर शौक के साथ सब्र भी था। एक वक्त में जो जीवन गीतिका ने जिया, आज गौरी जी रही थी। मगर आज गीतिका के जीवन का पड़ाव पहाड़ सा हो गया था, क्योंकि उसके अमीर पति का कारोबार कर्ज में डूब चुका था, जिसके चलते उसे अपने लाखों का महंगा लहंगा दांव पर लगाना पड़ा। सच है साथियों, समय बड़ा बलवान है, ये कब क्या कर जाए कोई नहीं जानता। कुम्हार का जादुई बर्तन। गिरिधर एक कुम्हार था जो मानिकपुर गांव में अपने परिवार के संग रहा करता था। परिवार में उसकी पत्नी माधवी, बेटी गौरी और मां निर्मला थी। घर बार की जिम्मेदारी गिरिधर के कंधे पर थी। गिरिधर को अपने चाक से बहुत लगाव था, क्योंकि उसी से उसके घर की दाल रोटी का जुगाड़ होता है। उनके घर का ढांचा बेहद पुराना जान पड़ रहा है। ओसारे में बैठी गौरी पढ़ाई कर रही थी और चौखट के बाहर गिरिधर बर्तन बना रहा था। माधवी, शायद तुमने मिट्टी को भली तरह रौंदा नहीं है। अरे बर्तन का आकार एकदम टेढ़ा भद्दा उभर रहा है। वो दंपत्ति साथ मिलकर पूरा दिन जी तोड़ मेहनत करके मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, लेकिन भरसक मेहनत के बावजूद भी कुछ खास कमाई उनके हाथ नहीं लगती थी। गिरधर उन बर्तनों को बाजार में लाकर बेचा करता था। बर्तन ले लो, मिट्टी के सुंदर बर्तन ले लो। आओ मित्रों सज्जनों, और ले जाओ सस्ता टिकाऊ मिट्टी के लुभावने बर्तन ले लो भैया, बर्तन ले लो। कुछ बर्तनों की बिक्री से गिरधर के पास 4 पैसे आते हैं और वो कहता है, अब राह ताकने का कोई फायदा नहीं, देर शाम हो गई है, अब मुझे घर निकलना चाहिए। वो बर्तनों का टोकरा सिर पर धर कर चल पड़ता है। रास्ते में वो बनिए की दुकान से राशन खरीद कर घर पहुंचता है। माफ करना भाई, आने में जरा देरी हो गई, ये लो राशन। ये कोई नई बात थोड़ी है, रोज का रोना है। अरे जब इन मिट्टी के बर्तन बेचकर गुजारा कठिन हो रहा है, तो छोड़ क्यों नहीं देता ये कुम्हारगिरी और बनिया का व्यापार क्यों नहीं करता? माँ, ये कैसे संभव है? अरे मुझ गरीब कुम्हार की जेब में घर का राशन पानी चलाना ही पहाड़ तोड़ने के बराबर है। कौन देगा मुझे कर्जा? अरे तो क्या जीवन भर इसी गरीबी के दलदल में धंसकर ये मिट्टी के बर्तन बेचने में ही जीवन काट देगा? दोनों के बीच बढ़ते मतभेद को देख माधवी कहती है, माँ जी, अगर हमारे भाग्य में सुख लिखा होगा तो वो खुद ब खुद हमारा दरवाजा खटखटाएगा। बहू की बातें सुनते ही निर्मला झुंझलाते हुए कहती है, सत्यानाशिनी, तुझे किसने कहा हम माँ बेटे के बीच के मसले में कूदने को? तुझसे इस घर का तो वंश जना नहीं गया। आई बड़ी सलाह मशवरा करने वाली, इस सपोलन को पैदा करके मेरे बेटे का कंधा बोझ से ढक दिया है तूने। अब क्या तुम अपशगुनी माँ बेटी मेरे बेटे को खा चबा कर दम लोगी? सास की जली कड़वी बातें सुन माधवी फूट फूट कर रोने लगती है। फिर कुछ पल के पश्चात माहौल ठंडा हो जाता है, मगर उस रात गिरधर की भूख प्यास मर जाती है और आधी रात जहां सभी नींद के आगोश में थे, उसकी आंख से नींद जैसे कोसों दूर थी। वो किवाड़ खोलकर चाक के पास आकर ढब से बैठ जाता है और बेबसी के बादल उसकी आंखों में उमड़ते हुए बरस पड़ते हैं। हे धरती माँ, ये कैसा दुखद मंजर है। मैं इस मिट्टी से दूर नहीं जाना चाहता। अरे मेरे अथक प्रयास के बाद भी कोई भी विशेष कमाई नहीं है। आर्थिक तंगी के चलते मैं एकदम बेबस और लाचार हो गया हूँ। गिरिधर के बहते आंसू चाक पर सने मिट्टी में जैसे ही मिलते हैं, एक तेज लौ जल उठती है, जिसके साथ एक देवी सुशोभित वस्त्र पहने प्रकट होती हैं। गिरधर हाथ जोड़े कहता है, हे देवी, आप कौन हैं? क्या आप मेरी सहायता करने की खातिर आई हैं? मैं इस धरा की धरोहर धरती माता हूँ। तुम्हारे बहते अश्रुओं को देखकर मुझे आना पड़ा। मैं माँ एक कुम्हार हूँ। मैं अपने काम को जिस सच्चे लगन और परिश्रम से करता हूँ, उसके अनुसार मुझे फल नहीं मिलता। आप तो पूरे संसार का भार उठाते हैं। मुझे इस काबिल कर दीजिए कि मैं भी बखूबी अपने परिवार का भार उठा सकूं। गिरिधर धरती माँ से अपनी समस्या को साझा करता है। देवी अपने वरदानी हाथों से एक मिट्टी का घड़ा बनाकर उसे थमाती हुई कहती हैं,
ये लो गिरधर। है देवी, ये तो एकदम मेरे बनाए मिट्टी के बर्तन जैसा है। गिरधर, ये एक जादुई बर्तन है जिसमें तुम जो कुछ भी एक अंश डालोगे वो बहुतायत से भर जाएगा। साथ ही ये तुम्हारे हाथों के बर्तन को एक नई पहचान देगा। देवी के ओझल होते ही गिरधर ढांढस बांधकर उस जादुई घड़े को निहारता है। इस जादुई बर्तन की चमक मेरे बनाए बर्तन से एकदम अलग है। वो उसे घर के भीतर लाकर एक कोने में रख देता है। सवेरे उठने पर उसे कुछ अलग ही मंजर दिखाई पड़ता है। बाबूजी, आपको पता है ये मिट्टी का बर्तन जादुई है। सवेरे मैं जब खाना खा रही थी तो मेरे खाने का निवाला इसके भीतर गिर पड़ा और फिर उसमें से ढेर सारा खाना निकला। इसका मतलब कि ये सचमुच जादुई बर्तन है। वो उस बर्तन को चाक से छुआकर एकाएक मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू करता है। अरे ये तो कमाल हो गया। इतने बरस में आज पहली दफा मुझ कुम्हार के हाथों इस मिट्टी के बर्तनों में अलग ही निखार चढ़ा है। जी, आपने मिट्टी के बर्तन तो एकदम भले आकार के बनाए हैं, मगर मुझे इसमें कुछ कमी खल रही है। इन बर्तनों को आकर्षक रूप देने के लिए हमको औरों की भांति इन पर चित्रकारी, नक्काशी करनी चाहिए। उससे मिट्टी के बर्तनों की खरीद पर जोर पड़ेगा। मगर रंगों की कीमत तो आकाश छू रही है। तुम चिंता ना करो। गिरधर फूल पत्तियां तोड़कर उन्हें पीसकर जादुई बर्तन के भीतर उड़ेल कर कहता है, अब देखना ये जादुई बर्तन का कमाल। जादुई मिट्टी के घड़े के भीतर एक उथल पुथल उठने के साथ उफान उठता है। अरे वाह, ये तो सचमुच जादुई मिट्टी का बर्तन है। इसने हमारी अल्प मात्रा के रंग को कितना ढेर सारा बना दिया। दोनों साथ मिलकर सभी मिट्टी के बर्तनों पर नक्काशी करते हैं, जिसे लेकर गिरधर बाजार में बेचने पहुंचता है। सुंदर मनमोहक मिट्टी के बर्तन, अरे सुंदर मनमोहक मिट्टी के बर्तन ले लो। स्वर्णा और मुग्धा नाम की दो औरतों की नजर गिरधर के मिट्टी के बर्तनों पर पड़ती है। फिर वो कहती हैं, अरे वाह, तुम्हारे मिट्टी के बर्तन तो सबसे अद्भुत हैं। इन पे की गई फूल पत्तियों की नक्काशी तो एकदम दर्शनीय है। क्या दाम है इन बर्तनों का? अरे एकदम सस्ता है भौजाई, 20 रुपए का एक। इतना सस्ता मोल? कच्ची मिट्टी के बर्तन है क्या? बनावट से तो बर्तन बड़ा ही टिकाऊ और मजबूत दिखाई पड़ रहा है और इसकी नक्काशी में मानो जादू का जाल बिछा हो। वे दोनों औरतें कई सारे मिट्टी के बर्तन खरीद कर कुम्हार को पैसे देती हैं, जिन्हें लेकर कुम्हार खुश मन से घर आता है। अरे ये देखो माँ, जादुई मिट्टी के घड़े के चलते आज मुझे बाकी दिनों से बेहतर कमाई हुई है। मगर है तो चिल्लर ही। तेरे जादुई बर्तन में अगर सचमुच में जादू भरा है तो इन्हें 10 गुना करके दिखाए। मिट्टी के बर्तनों की बिक्री को गिरधर जादुई मिट्टी के घड़े में डालता है। तभी सिक्कों के खनकने के शोर के साथ पूरे घर में बौछार लग जाती है। ये देख लालची निर्मला की आंखें चमक उठती हैं और वो गिरधर कहता है, माँ जादुई मिट्टी के बर्तन ने अपना जादू तो दिखा दिया। वो सभी साथ मिलकर उन पैसों की गिनती करते हैं जो काफी ज्यादा होते हैं। ये तो बड़ी रकम है। पिताजी, क्या इनसे हम बड़ा घर खरीदने का सपना पूरा कर सकते हैं? हाँ गौरी, इस जादुई मिट्टी के बर्तन से हम अपना हर नामुमकिन सपना साकार करेंगे। वो एक बड़े ही सुंदर हवादार घर की नींव खड़ी करते हैं और सारी सुख समृद्धि की चीजें खरीद लेते हैं। साथ ही गौरी की भी बड़े से विद्यालय में एडमिशन करा देते हैं। अरे गिरधर, अब तो हमारे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं और फिर हमारे पास वो जादुई बर्तन भी तो है। अब तुझे मिट्टी के बर्तन बनाने की कोई जरूरत नहीं। माँ, मैं इसलिए ये मिट्टी के बर्तन नहीं बना रहा कि मुझे आवश्यकता है, बल्कि एक कुम्हार की पहचान उसके मिट्टी के बर्तन से ही जान पड़ती है। जादुई मिट्टी के बर्तन से सारी अभिलाषा और विलासिता की चीजें संपन्न होने के बावजूद भी गिरधर में जरा भी अहंकार नहीं आता। ना ही उसके अपने हाथों से बनाई मिट्टी के बर्तन और कुम्हार होने की चाहत के प्रति रुझान कम होता है। वो सदा ही अपने काम के प्रति एक समान खरा जान पड़ता है और साथ ही अपने जादुई मिट्टी के बर्तन से औरों की मदद भी करता है।